हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज़ 98 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 99 जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 100 वर्ड्स के प्रश्नों को उनके उत्तर से डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो को बनाते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि सीरीज़ का 99वां वीडियो आ रहा है। मतलब ये जर्नी कितनी लंबी रही है कि सीरीज़ में हम कंटिन्यू बने हुए हैं। 99 वीडियो, जल्द ही अपनी सेंचुरी जो है पूरी होने वाली है, जिसमें हम 100वां वीडियो 100th जो हमारा वीडियो है वो भी शूट करेंगे। तो अभी सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रहेगी। कोशिश ये रहेगी कि मैं एग्ज़ाम तक कंटिन्यू, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ तो मुझे समय कम मिल पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए लगातार जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ क्वेश्चन लाऊँ और भी फील्ड के क्वेश्चन लेकर आऊँ। समय की थोड़ा अभाव रहता है, ठीक है, फिर भी अपन सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो आज की अपनी सीरीज़ का 99 सीरीज़ है, उसका वीडियो है। ओके, आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। सभी वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, ऐसे ही ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ मैं अच्छा वर्क कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। अगर जहाँ पे मेरी क्वेश्चन में कोई गलती भी होती है तो उसको भी प्लीज़ आप ज़रूर मेंशन करिए कि हाँ मैम आपने ये चीज़ गलत बताई है। जैसे लास्ट वीडियो में कुछ गलती हो गई थी तो किसी ने कमेंट करके बताया, तो मुझे अच्छा लगा कि फीडबैक है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह की स्टूडेंट हूँ। जहाँ मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे राइट करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पता है कि हाँ यहाँ पर ये गलत है, तो वो मुझे राइट करने का प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। बातें तो बहुत कर ली। पहला प्रश्न है, नैनो तकनीकी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उपयोग बताइए। नैनो तकनीकी बतानी है कि ये किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उपयोग बताने हैं। नैनो तकनीकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 10 की पावर 7 से लेकर 10 की पावर 9 के बीच संरचना में छिपे हुए गुणों का अध्ययन किया जाता है। कई जगह इसमें 10 की पावर -9 से लेकर 10 की पावर -12 भी दिया जाता है, लेकिन 10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -9 के बीच संरचना के छिपे हुए गुणों का अध्ययन नैनो टेक्नोलॉजी में हम करते हैं। अब हम उपयोग की बात करें तो उपयोग में हम देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो रोबोट्स के प्रयोग से कोशिका स्तर पर उपयोग, नैनो प्रॉप से नैनो सर्जरी संभव। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जैसे नैनो रोबोट्स आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि पर्टिकुलर जहाँ पर दवाई की आवश्यकता है वहीं पर हम नैनो रोबोट्स के थ्रू दवाई दी जा सकती है। उसके अलावा नैनो प्रॉप से नैनो सर्जरी भी संभव की जा रही है, तो इस तरह से ये इसका प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा हम देखें पेयजल में क्या उपयोग है? पेयजल में नैनो फिल्टर्स का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे प्रदूषित जल को साफ, वायुमंडलीय जल का उपयोग एटोमॉस्फेरिक वाटर रीजनरेशन तकनीक से इसमें किया जा रहा है। यानी एक तकनीक है एटोमॉस्फेरिक वाटर रीजनरेशन तकनीक, उसमें भी किया जा रहा है वायुमंडलीय जल का उपयोग। उसके अलावा नैनो फिल्टर से जो भी प्रदूषित जल है उसको साफ करने के लिए नैनो फिल्टर्स का प्रयोग भी किया जा रहा है और काफ़ी सफल भी रहा है। खाद्य सुरक्षा में पदार्थों को खराब होने से रोकने के लिए नैनो पार्टिकल्स का, नैनो सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है एवं उत्पादन को भी बढ़ाया इसमें जा रहा है। साथ ही में जो शेल्फ लाइफ है, वस्तु की शेल्फ लाइफ है, प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी हेल्प से काफ़ी बढ़ रही है। उस क्षेत्र में भी खाद्य परिरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। पर्यावरण सुरक्षा में ये है कि एयरबोर्न रोबोट से वायु को शुद्ध किया जा रहा है। पानी शुद्ध करने के लिए वाटर रोबोट्स का, ओजोन छिद्र को भरने के लिए सिल्वर बॉर्न रोबोट्स का, इस तरह अलग अलग रोबोट्स का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किया जा रहा है। अब हम बात करें ऊर्जा सुरक्षा में नैनो तकनीक से विकसित CNT कार्बन नैनो ट्यूब्स, जो कि काफ़ी हल्की होती है और काफ़ी जो मानव का जो बाल होता है उससे भी पतले कार्बन नैनो ट्यूब बनाए जा सकते हैं, से हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग कर संभव हुआ है ऐसा। उसके अलावा हम देखिए रसायन विज्ञान में नैनो पॉलीमर बनाया जा रहा है, नैनो क्रीम्स बनाई जा रही है, और सौंदर्य प्रसाधन के काफ़ी साधनों में भी नैनो क्रीम्स का प्रयोग किया जा रहा है। नैनो क्षेत्र का विस्तार जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके क्षेत्र को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस भी उभर कर सामने आती है। लेकिन इसमें अगर हम उपयोग पूछ रहा है तो एक लाइन में अगर हम एक मतलब इसका नकारात्मक प्रभाव भी लिख देंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव जाएगा कि जैसे खर्चीली तकनीक है, फिर भी ये काफ़ी खर्चीली तकनीक है, आसान नहीं है यूज़ कर पाना, तो ये भी आप एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं अगर 100 वर्ड्स में ये प्रश्न पूछा जाता है तो। दूसरा प्रश्न है हमारा,
जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं एवं महत्व बताइए। जैव प्रौद्योगिकी पूछ रहा है, उसके प्रकार पूछ रहा है और फिर उसके महत्व पूछ रहा है। तो ये सारे ही 10 मार्कर प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। तो किस तरह से इसके लिखेंगे इसको। जीवित पदार्थों के उपयोग से मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुएं एवं सेवाएं बनाना ही जैव तकनीकी कहलाता है। जीवित पदार्थों के उपयोग से मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं बनाना ही क्या कहलाता है, जैव तकनीकी। जीवित पदार्थ के अनुप्रयोग से बना रहे हैं हम, जैसे जैव प्रौद्योगिकी क्या हो गई, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी के सिद्धांतों एवं उपकरणों के उपयोग पर निर्भर है। ये किसके उपयोग पर, जीव विज्ञान का प्रयोग, रसायन विज्ञान का और अभियांत्रिकी के सिद्धांत और उपकरणों का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अब इसके प्रकार देखें तो इसके प्रकार हो गए जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन, ब्लू और वाइट, यानी लाल जैव प्रौद्योगिकी, हरित जैव प्रौद्योगिकी, नीली जैव प्रौद्योगिकी और श्वेत। रेड, ब्लू, ग्रीन और वाइट, 4 टाइप की इसकी क्या हो गई है, 4 इसके टाइप हो गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के। सबसे पहले हम रेड में देखते हैं। तो रेड क्या होता है, जब उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जब उपयोग चिकित्सीय मेडिकल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि औषधि में, जीनोमिक्स में, स्टेम सेल में, टीका यानी वैक्सीकरण में और इंटरफेरॉन में और जीन थेरेपी में, इन सभी में यदि उपयोग किया जाता है चिकित्सकीय उद्देश्य के लिए, मेडिकल, ठीक है, उसके लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर रेड बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ये प्री के लिए, मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार मिलाने वाला देता है कि रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट जो भी है, ठीक है। अब उसके बाद में ग्रीन की हम बात करें तो उपयोग कृषि विकास में, जब हम हरित जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो कृषि से संबंधित हो गया, कृषि का विकास, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी कपास, फर्टिलाइज़र, ये सारे ही इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। नीली जैव प्रौद्योगिकी जैसे समुद्र से रिलेटेड हो जाती है, तो समुद्र में आ गए हमारे शैवाल आ गई, मत्स्य आ गए, समुद्री जीव जितने भी आ गए, जल कृषि आ गई, ये सारे ही इसमें शामिल किए जाते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में। इसी तरह हम बात करें श्वेत जैव प्रौद्योगिकी, तो औद्योगिक उद्देश्य के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जब काम में ली जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत जैव प्रौद्योगिकी। जैसे वैक्सीन हो गई, आणविक खेती हो गई, ये सभी क्या है, हमारी श्वेत जैव प्रौद्योगिकी हो गई है। अब हम बात करें इसके महत्व की, तो इसका महत्व क्या है, क्लोनिंग निर्माण में, क्लोन निर्माण किए जा सकते हैं, IVF तकनीक में इसका प्रयोग किया जाता है, आणविक खेती में, स्टेम सेल के निर्माण में इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसके अलावा और भी इसके प्रयोग है, जैसे जीन थेरेपी में, अल्जाइमर, पार्किंसंस, सिजोफ्रेनिया, मिर्गी जैसे दुर्लभ रोग है, मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, उनमें भी इसका उपचार किया जाता है। इसके अलावा ब्लड निर्माण में, उसमें डिज़ाइनर बेबी के निर्माण में, डिज़ाइनर बेबी अलग से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो डिज़ाइनर बेबी के निर्माण में जीन थेरेपी भी अलग से प्रश्न बनता है। तो ये कुछ जो है कुछ अलग से प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हमारा हो गया जीन थेरेपी, डिज़ाइनर बेबी, इनको भी आपको तैयार करना है। क्लोनिंग क्या होती है, IVF टेक्निक क्या होती है, इनको भी आप अलग से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप एक एक लाइन मेंशन कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से याद है। स्टेम सेल क्या होती है, इसके अनुप्रयोग क्या है, तो ये जैव बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी है, इसी का ही भाग है। क्लोनिंग, IVF, आणविक खेती हो गई, स्टेम सेल हो गई, जीन थेरेपी हो गई, दुर्लभ जो रोग होते हैं उनके उपचार में हो गया, डिज़ाइनर बेबी हो गई। आप और भी अपने हिसाब से इस उत्तर में को एनरिच कर सकते हैं, और भी पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं, इसके स्तरों को बताते हुए भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्रों का वर्णन करें एवं स्वस्थानीय संरक्षण को बताइए। जैव विविधता कहते हैं यानी किसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इंग्लिश में भी आप वर्ड्स देखते रहिए, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में बताती हूँ, क्योंकि कई बार हिंदी वाले वर्ड्स में हमें कंफ्यूज हो जाता है, तो आप इंग्लिश वर्ड्स को भी देखते रहिए। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता किसे कहते हैं, हॉट स्पॉट बताने हैं, इधर देखिए हॉट स्पॉट बताने हैं। इसके अलावा स्वस्थानीय यानी कि हमारा हो गया है इन सीटू, एक तो होता है एक्स सीटू, ओके, एक तो हमारा होता है एक्स सीटू, एक होता है हमारा इन सीटू। यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है इन सीटू, ओके। तो आप इंग्लिश वर्ड को देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, स्वस्थानीय यानी इन सीटू को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आइए उत्तर को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पौधों एवं जीवों की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता। कोई क्षेत्र विशेष है, उसमें पौधों और जीवों की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है, हमारी जैव विविधता। विभिन्नता के स्तर पर ये निम्न प्रकार की होती है, आनुवंशिक विभिन्नता, जातीय यानी स्पीसीज विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता।
अब इसको हम डिटेल से देखते हैं कि आनुवांशिक विविधता क्या होती है। एक प्रजाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता दर्शा सकती है, जैसे सभी मनुष्यों का अलग अलग होना। अब एक कोई भी प्रजाति है वो आनुवांशिक स्तर पर या उसका कोई भी वितरण क्षेत्र होता है, उसके अंदर डाइवर्सिटी यानी विविधता दर्शा सकती है। जैसे मनुष्य, सभी मनुष्य धरती पर रहते हैं तो सब अलग अलग होते हैं, कोई भी समान नहीं होता है, तो ये एक आनुवांशिक विविधता हो गई, क्योंकि उनमें जो उनके जो एटीजीसी क्रम है वो अलग अलग पाया जाता है, इसलिए उनमें आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। अब जातीय स्पीसीज विविधता की बात करें तो यह विभिन्नता प्रजातियों के स्तर पर होती है। अब यहाँ पर जातीय स्पीसीज में, उनके स्पीसीज में, प्रजातियों में विभिन्नता होती है, अलग अलग स्तरों में अलग अलग होती है, तो इस तरह से जातीय विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी विविधता देखें तो यह विविधता पारिस्थितिकी स्तर पर होती है, जैसे कि भारत के विभिन्न परितंत्र, वन, रेगिस्तान, प्रवाल के बीच विविधता का स्तर अलग अलग होता है। अब पारिस्थितिक विविधता क्या हो गया, पारिस्थितिकी में जैसे हमारे वन हो गए, रेगिस्तान हो गए, प्रवाल हो गए, अलग अलग टाइप के कैटेगरी होती है, तो उसी में अगर हम देखें तो वनों का परितंत्र अलग होता है, रेगिस्तान का अलग होता है, प्रवाल का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर भी विविधता हमें अलग अलग देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा हॉट स्पॉटों का वर्णन करना है। हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? हॉट स्पॉट ये ना 15 वर्ड्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हॉट स्पॉट तो आपको ध्यान रखना है। हॉट स्पॉट है जहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता मैक्सिमम लेवल पर पाई जाती है, इन जैव विविधता सर्वाधिक होती है। विश्व में ऐसे कितने स्थान है? 35 स्थान है। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता हॉट स्पॉट के कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र 4 कौन कौन से हैं? एक तो है पश्चिमी घाट, एक है हमारा पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालेन क्षेत्र। पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया और सुंडालैंड क्षेत्र। हमारे इन चारों क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, इसीलिए इनको 4 हॉट स्पॉट माना गया है। वैसे विश्व में 35 है और भारत में 4 है। स्वस्थाने इन सीटू में क्या होता है? जब वह जैव विविधता के किसी एक स्तर या जीव को उसमें प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जैसे कि वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान। अर्थात यह कि जब जैव विविधता के किसी एक स्तर या कोई भी जीव है उसको जब प्राकृतिक आवास में ही यानी उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसी में संरक्षित किया जाता है, तब ये क्या कहता है? वन्य जीव अभयारण्य के, जैसे वन्य जीव अभयारण्य इन सीटू कहलाता है। जैसे जैसा उनका नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसी में उनको सुरक्षित रखना, जैसे वन्य जीव अभयारण्य आपको समझ में आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि इन सीटू संरक्षण क्या होता है। ओके, तो इसमें आप और भी एड ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रमुख रासायनिक एवं जैविक हथियारों का वर्णन करें। प्रमुख रासायनिक और जैविक हथियारों का वर्णन कीजिए। जैविक हथियारों का प्रश्न तो अपन ने कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपन, लेकिन यहाँ पर दोनों को साथ में पूछा है, रासायनिक और जैविक हथियार दोनों का वर्णन करना है। तो हम रासायनिक हथियारों को आज ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जैविक हथियारों को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैविक हथियारों को हमने काफ़ी बार डिस्कस भी कर लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियार होते क्या हैं? रासायनिक हथियार कोई भी ऐसा विषैला रसायन हो सकता है जो कि मृत्यु का, चोट का या विकलांगता का कारण बन सकता है। ठीक है, ये या फिर कोई भी रॉकेट से या बैलिस्टिक मिसाइल से किसी भी सिस्टम के माध्यम से इनको प्रयोग किया जा सकता है। अब रासायनिक हथियार है वो 4 टाइप के होते हैं। वैसे यहाँ पर 3 टाइप दिया गया है, लेकिन एक टाइप वो भी है जो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एक तो हमारा हो गया ब्लिस्टर एजेंट, दूसरा हमारा हो गया नर्व एजेंट, तीसरा हो गया हमारा पल्मोनरी एजेंट, इनको हम चोकिंग एजेंट भी बोलते हैं, पल्मोनरी एजेंट। चौथा जो टाइप है वो हमारा हो जाता है ब्लड एजेंट। ठीक है, तो ये जो चारों टाइप जो हैं इन सभी में क्या है? रासायनिक हथियार पाए जाते हैं। अगर हम टाइप में देखें तो सबसे पहले हम देखें ब्लिस्टर एजेंट। ब्लिस्टर एजेंट वो होते हैं जो त्वचा को प्रभावित करते हैं। ब्लिस्टर एजेंट कौन से होते हैं? जो त्वचा को प्रभावित करते हैं, जिनके क्या होता है? शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, शरीर पर कोई दाग हो जाते हैं, तो वो जो होते हैं ब्लिस्टर एजेंट होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस हो गई हमारी, सल्फर मस्टर्ड गैस हो गई, और एक आगे और है लाल फास्फोरस, ये भी इसी का टाइप है। किसका हो गया? ये हमारा हो गया ब्लिस्टर एजेंट। ब्लिस्टर एजेंट में आ गए हमारी नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस हो गई, हमारी सल्फर मस्टर्ड गैस हो गई, और उसके अलावा हम देखें तो लाल फास्फोरस। ये सारे ही क्या है? ब्लिस्टर एजेंट जो त्वचा को प्रभावित करते हैं। अगला देखिए हम नर्व एजेंट। नर्व एजेंट में क्या होता है? सरीन गैस हो गई हमारी, साइक्लोसटीन हो गई। नर्व एजेंट यानी नर्व सिस्टम को हमारे क्या करते हैं? ये ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब इसका नर्व सिस्टम है, इसका 2013 में हमने देखा था कि सीरिया में इसका प्रयोग भी हुआ था। जैसे सरीन गैस का हमें पता है 2013 में सीरिया में इसका प्रयोग हुआ था। इसके अलावा तांबून भी एक है, तांबून, सोमन,
तामुन, सोमन, ये भी हमारे क्या है नर्व एजेंट में ही टाइप है। सरीन हो गया, साइक्लोसरीन हो गया, सोमन हो गया, तामुन हो गया, उसके अलावा एक साइक्लोसरीन हमने बात ही कर ली है, VX, ठीक है, सोमन, VX भी इसी का एक टाइप है। ओके, और इसके बाद में इसको प्रतिबंध भी कुछ लगाया गया था। नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी एजेंट। पल्मोनरी एजेंट में क्या होता है, यानी चोकिंग एजेंट होते हैं ये चोकिंग एजेंट। इसमें क्या होता है, फास्जीन, डाईफास्जीन, फास्जीन हो गया, डाईफास्जीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी क्या है पल्मोनरी एजेंट, इनको चोकिंग एजेंट भी बोला जाता है। अब नर्व एजेंट में हम नर्व एजेंट में भी कैटेगरी बनी हुई है कि एक तो होती है जी श्रेणी, एक होती है वी श्रेणी। इसमें भी श्रेणी ध्यान रख लीजिएगा आप। एक तो होती है हमारी जी श्रेणी, एक होती है हमारी वी श्रेणी। जी श्रेणी में सरीन आ गई, टेसून आ गई, वी श्रेणी में हमारा VX आ गया, ठीक है। VX इसी में प्रयोग किया गया था नर्व एजेंट के रूप में, वी श्रेणी में। और इसका प्रयोग आई थिंक रूस में इसका हाल ही में प्रयोग हुआ था थोड़े टाइम पहले, जब रूसी जासूस की हत्या में ब्रिटेन ने शायद इसमें प्रयोग किया था, ऐसा कुछ आप चेक कर लीजिएगा। वी श्रेणी VX का प्रयोग किया गया था। तो जब हाल ही में जब कोई प्रयोग होता है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ब्लड एजेंट में क्या होता है, ब्लड एजेंट हमारा जैसे हो गया हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड ब्लड एजेंट में ही काम में लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखिए VX नर्व एजेंट हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हाल ही में इसका प्रयोग हुआ था। तो VX नर्व एजेंट क्या है, स्क्रीन का ही VX नर्व एजेंट क्या है कि ये नर्व या तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। आमतौर पर तंत्रिकाएं जो श्वास को नियंत्रित करती है तो उन पर ये घातक प्रभाव डालता है, ठीक है। और ये VX जो होती है एक स्पष्ट रंगहीन गंधहीन गैस होती है। इसमें इंजन ऑयल जैसी कुछ स्थिरता भी पाई जाती है। तो ये तो हमारे हो गए हैं रासायनिक हथियार, ठीक है। रासायनिक हथियार हमने देख ही लिया। कई बार क्या होता है, रासायनिक हथियारों का प्रयोग हम दंगा नियंत्रण कारक यानी रियॉट कंट्रोल करने के लिए भी हम काम में लिया जाता है, जिसमें काली मिर्च और लाफिंग गैस हो गई, हमारे एयरोसोल, पैलेट गन्स, आंसू गैस, ये भी सब कुछ ना कुछ इसी का प्रकार है। ओके, अब हम देखें जैव हथियार। जैव हथियार क्या होते हैं, जैव हथियार हमने जैविक हथियार हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा है कि क्या होता है जैविक हथियार। जैविक हथियार ये होते हैं कि कोई भी प्रयोगशाला में या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में विकसित और उत्पादित किए जा सकते हैं, जो कि मनुष्यों में, पशु पक्षियों में शरीर में प्रवेश करके उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये संक्रामक होते हैं, जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनके द्वारा इनको जन्म दिया जा सकता है। जैसे कि प्लेग हो गया, इबोला हो गया, जीका हो गया, डेंगू हो गया, इकोलाई हो गया, हैजा हो गया, राइसिन हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, बाटुलाजा हो गया, टॉक्सिन हो गया, पैथोजन हो गया। ये सारे टाइप क्या है, ये जैविक हथियारों का एक टाइप, जैविक हथियारों का प्रकार है। अगर हम USA के द्वारा 3 कैटेगरी में इनको बांटा भी गया है, कैटेगरी A, B, C, अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी करा है। एंथ्रेक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स बोटुलिजा टोलोमेरिया हो गया, उसके अलावा दूसरे में ब्रूसेलेस हो गया, तीसरे में टेंटा वायरस हो गया, निपा वायरस हो गया। तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, जैविक हथियारों को काफ़ी अच्छे से उसमें समझाया भी है। ओके, आपको पता ही होगा कि जो जैविक हथियारों को कंट्रोल करने के लिए OPCW में एक कन्वेंशन भी है, रासायनिक हथियार सम्मेलन हुआ था। एक कन्वेंशन 1993 का है, जिसपे काफ़ी लोगों ने हस्ताक्षर भी किए थे, जो कि हथियारों के उत्पादन, भंडारण और वितरण पर रोक लगाती है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, यहाँ पे लिखना नहीं है, कभी मान लो प्रश्न पूछ ले तो उस हिसाब से जो है मैं बता रही हूँ, ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी है। तो यहाँ पर आप पैथोजन और टॉक्सिन ये भी आप देख सकते हैं। तो आज की सीरीज़ का यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में हम और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।